हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे भू संतुलन का नेक्स्ट पार्ट, सर जॉर्ज एरी की संकल्पना। इन्होंने भू संतुलन पे अपना क्या विचार दिया है, आइए जानते हैं। सर जॉर्ज एरी ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने 1859 ईस्वी में समस्थिति के संबंध में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। एरी ने अपनी अवधारणा में तैराव के सिद्धांत को आधार मानकर यह बताया है कि पृथ्वी की कम घनत्व वाली परपटी अधिक घनत्व वाले अधः स्तर पर तैरती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने अपने जो सिद्धांत में मुख्य जो बात को जोड़ा है वो है तैराव का सिद्धांत। तैराव के सिद्धांत को लेकर इन्होंने अपनी संकल्पना दी है। इस आधार पर उच्च भूभाग अपनी समस्थिति में रहते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा भाग निचले द्रव्य में डूबा रहता है। इस वजह से पृथ्वी पे जो भी उच्चावच है, उच्चावच के जो स्वरूप हैं, उनमें संतुलन हमें दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरती हुई वस्तु अपने नीचे से द्रव्यमान के बराबर ही द्रव्यमान हटाती है। ये आर्किमिडीज कहते हैं कि जो भी कोई तैरती हुई वस्तु या फिर जल में कोई भी वस्तु तैर रही है तो वो इसी कारण तैर पाती है क्योंकि वो अपने द्रव्यमान के बराबर ही उस जो जल का द्रव्यमान होता है उतने जल को वो हटा देती है। इस वजह से वो तैर पाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि सियाल द्रव्य स्थैतिक संतुलन में है। एरी महोदय ने इसे प्लावी हिमशैल के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जब प्लावी हिमशैल जल में तैरता है तो उसका एक भाग जल के ऊपर तैरता है तथा नौ भाग जो है वो जल में डूबा रहता है। एरी ने पृथ्वी पर सभी स्तंभों का घनत्व समान माना तथा गहराई में भिन्न भिन्न माना कि जो भी स्तंभ है उस स्तंभ को इन्होंने जो भी पृथ्वी उच्चावच है उसको जोड़कर इन्होंने स्तंभों के रूप में उदाहरण देकर समझाया कि जो भी स्तंभ है सबका घनत्व तो समान है लेकिन जो क्या है उनकी गहराई में भिन्नता है। जिस तरह से एक हिम खंड होता है वो जल में तैरता है तो उसका एक भाग ऊपर दिखाई देता है और 9 भाग जल में डूबा रहता है। जैसे इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। इसमें दिया है कि इसका बहुत बड़ा भाग नीचे, यानी इसका जो ये अनुपात होगा, इसका ये एक भाग ऊपर है और ये जो है 9 भाग इसका नीचे जल में डूबा हुआ है। इस वजह से ये संतुलन बना हुआ है। इस वजह से ये जो हिम शैल है ये तैर रहा है इस जल के अंदर। और ये जो 9 भाग है ये क्या किया है कि अपने बाहर इतना जल को प्रतिस्थापित कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। इस वजह से ये इसमें तैर रहा है। तो इसी उदाहरण को देते हुए उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जो पृथ्वी पे स्थल खंड है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, वो जो है इसी भांति जो जिस प्रकार से ये हिमशैल खंड तैर रहा है जल में अपने 1/9 भाग को प्रतिस्थापित करके या इतने 9 भाग के बराबर जल द्रव्यमान को प्रतिस्थापित करके तैर रहा है। इसी प्रकार जो पृथ्वी के उच्चावच हैं या जो पृथ्वी के स्थल खंड है वो इसी प्रकार तैर रहे हैं। ये जो हिमशैल है इसी की भांति हमारे पृथ्वी पे जो भी जैसे पर्वत हो गया, जो पर्वत की ऊंचाई है, जैसे जितनी पर्वत की ऊंचाई ऊपर हमें दिखाई देती है इसका 9 गुना भाग जो है पृथ्वी के जो स्ट्रेटोस्फीयर है, जो दुर्बलता मंडल है, इसमें अंदर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसी प्रकार जिस प्रकार ये हिमशैल तैर रहा है इसी प्रकार ये पर्वत का भी नवा हिस्सा हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में तैर रहा है। और इसी कारण से ये क्या है कि पृथ्वी पे संतुलित रूप में ये अडिग है या पर्वत टिका हुआ है। एरी महोदय की संकल्पना का मुख्य सार यही है कि इन्होंने आर्किमिडीज के तैराव के सिद्धांत को लेकर उदाहरण के रूप में लेकर अपने कंसेप्ट में या अपने संकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। सेम इसी प्रकार जिस तरह से ये हिमशैल तैर रहा है इसी प्रकार उन्होंने इस जल में जिस प्रकार ये हिमशैल तैर रहा है उसी प्रकार इन्होंने हमारे जो पृथ्वी पे उच्चावच के स्वरूप है उनको उनकी जड़ों को बताया कि वो स्ट्रेटोस्फीयर में तैर रहे हैं। स्ट्रेटोस्फीयर वो भाग है पृथ्वी का, ये इसको हम जो अपर मेंटल होता है, अपर मेंटल को स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में जान सकते हैं। वो जो है अर्ध तरल अवस्था में है और उस अर्ध तरल भाग में ही जो भी उच्चावच हैं, पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, ये सारे इनकी सारी जड़ें जो है उसी स्ट्रेटोस्फीयर में तैर रही हैं, बिल्कुल समान इसी हिमशैल की भांति। देखते हैं एरी के अनुसार संतुलन की स्थिति। देखिए एरी के समर्थक
लांगवेल ने इस उपयुक्त धारणा को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग किए। उन्होंने लोहे निकिल की भिन्न-भिन्न लंबाई, ऊंचाई के व समान मोटाई तथा चौड़ाई के टुकड़ों को लेकर पारे में डुबो दिया और इन सबका घनत्व एक समान था। इन सभी का घनत्व एक समान था, लेकिन इनकी ऊंचाई, लंबाई, मोटाई में भिन्नता थी। ऐसे प्रकार के टुकड़ों को लिया और उन्होंने एक पारे से भरे पात्र में उसको डुबोया। ये सभी टुकड़े पारे में किसी एक समान तल पर नहीं तैरते, वरन अलग-अलग गहराइयों में असमान तल पे डूबे हुए तैरते रहे। इनकी गहराई पारे के ऊपर निकले हुए धातु के टुकड़े के अनुपात 1:9 पे रहती है। इन्होंने, जैसे हमने अभी पढ़ा, देखा कि हिमशैल जिस प्रकार से तैर रहा है जल में, 1/9 भाग उसका अंदर जल में तैर रहा है, उसी प्रकार से इन्होंने इन धातुओं को जब डुबोया पारे के बर्तन में, तो उन्होंने यही अनुपात पाया कि इन धातुओं के टुकड़े के अनुपात भी 1:9 पे रहती है। ठीक। एरी के मत की आलोचना। यद्यपि एरी के मत को विश्व के अधिकांश विद्वान उपयुक्त मानते हैं, परंतु इसमें कई कमियां भी थी। इसके कारण उनकी आलोचना भी हुई। इनके इस संकल्पना में कुछ कमियों के कारण इनकी आलोचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। इस आलोचना के इनके मुख्य बिंदु देखने से पहले हम इस चित्र के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि कैसे इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने जैसे इस जो भी धातुओं के टुकड़े लिया है, टुकड़ों को एक पारे के पात्र में लेके तैरा के देखा। ये इस प्रकार से इसका चित्र आएगा। इस चित्र में ये लकड़ी के टुकड़ों द्वारा इसको दर्शाया गया है। तो लकड़ी के टुकड़े हैं तो इनका भी घनत्व तो समान ही है और इनके लंबाई में भिन्नता देखने को मिल रही है। तो इसे भी जब इसको इसमें डुबोया गया है तो देखिए इसका जो सबके आकार के आधार पे जिस आकार का सारे टुकड़े हैं, सब अपने 1:9 भाग में जल में डूबे हुए हैं। तो जैसे ये बड़ा वाला है तो इसकी लंबाई अधिक है, तो इसका और अधिक भाग हमें डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। इससे इसकी जो लंबाई कम है तो इसका इससे कम भाग डूबा हुआ है। तो जिस प्रकार से हमने अभी हिमशैल को देख के या हिमशैल का जो चित्र देखा है उसको देखे हैं, तो हमें जैसे इसमें दिखा रहा था कि 1:9 में वो जल में तैर रहा है, उसी प्रकार इस टुकड़े के माध्यम से इन्होंने, या फिर हम धातुओं के टुकड़े लेके उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने इस उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया कि ऐसे ही हमारा जो पृथ्वी पे या पृथ्वी के भूपटल पे जो भी स्थल रूपों का स्वरूप है, वो इसी तरह संतुलित अवस्था में पृथ्वी पे टिके हुए हैं, 1:9 के हिस्से के रूप में। और यदि इतना ऐसे न रहेगा तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर स्थल रूपों में संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा। सेम जिस तरह से ये लकड़ी के टुकड़े इस जल में तैर रहे हैं, वैसे भी जो भी स्थल रूप है, पर्वत, पठार, मैदान, वह हमारे पृथ्वी के स्टेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल में तैर रहे हैं। आगे देखते हैं इनके जो आलोचनाएं किया गया है। यहाँ है कि तैराव के सिद्धांत एवं उत्प्लावन बल के नियम के अनुसार जल स्तर से ऊपर का अनावृत भाग एवं जल स्तर से नीचे का आवृत भाग के मध्य का अनुपात 1:9 होगा। इसका तात्पर्य है कि माउंट एवरेस्ट जो है, इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, के नीचे तब तो लगभग 80 किलोमीटर की जड़ होनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि इस गहराई में लगभग 2488 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापक्रम होगा और इस ताप पर कोई भी पदार्थ पिघल जाएगा। जैसे इन्होंने 1:9 का संबंध का ये उदाहरण दिया है कि इस तरह से ये तैर रहा है, इस अनुपात में जल के अंदर भाग उसका रहता है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की गई कि यदि एवरेस्ट को लिया जाए तो एवरेस्ट इतनी ऊंचाई का है, 8848 मीटर है, तब तो वो 80 किलोमीटर उसकी गहराई में जड़ होनी चाहिए। और उतनी अंदर पृथ्वी के जाने पे तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी चीज ठोस रह नहीं सकता है, वो पिघल जाएगा, उसके जड़ का पता ही नहीं चलेगा, जड़ रूप में नहीं रह सकता है। तो इस आधार पे इनकी आलोचना की गई। दूसरी आलोचना ये है कि एरी के अनुसार महाद्वीपों के विभिन्न भागों में समान घनत्व पाया जाना चाहिए। इन्होंने सभी टुकड़ों का सबका समान घनत्व बताया है ना, तो इस आधार पर उनका समान घनत्व पाया जाना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। महाद्वीपों में हर जगह, महाद्वीपों के विभिन्न भागों में सभी का घनत्व समान नहीं देखने को मिलता है वर्तमान समय में, या फिर व्यवहारिक रूप में देखें तो ये सब जगह घनत्व समान नहीं है महाद्वीपों का। इसलिए इस आधार पर आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने सबका घनत्व समान बताया है। तीसरा है कि यह कथन महाद्वीपीय भाग सीमा के ऊपर तैर रहा है गलत सिद्ध हो चुका है, क्योंकि प्लेट विवर्तनिकी से यह सिद्ध हो चुका है कि स्थल मंडल दुर्बलता
का मंडल पर तैर रहा है। आगे देखते हैं भू संतुलन समायोजन क्या है। आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट ये है कि भू संतुलन संबंधी विचारों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर भू संतुलन की दशा सर्वत्र पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है, क्योंकि जहां एक ओर इसे संतुलित रूप से अवस्थापित करने का कार्य भूगर्भिक क्रिया करती है, वहीं दूसरी ओर अव्यवस्था भी यही शक्तियां उत्पन्न करते हैं। यानी एक तरफ असंतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है इन शक्तियों द्वारा, तो दूसरी तरफ यही शक्तियां असंतुलन स्थापित कर रही होती हैं। यद्यपि पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूगर्भिक शक्तियां ही भूपटल पर विभिन्न भू आकारों के निर्माण में योगदान देती हैं, तथा बाहरी शक्तियां, अनाच्छादनकारी शक्तियां इन्हें अपरदित कर समतल करने का कार्य करती हैं। अपरदन से उत्पन्न तलछट परिवहन द्वारा सागरों में जमा कर दी जाती है। यह क्रम जब निरंतर चलता रहता है तो संतुलन की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि पृथ्वी पर भू संतुलन न तो कोई शक्ति है, न ही कोई भूगर्भिक साधन। यह तो केवल भूपटल के विभिन्न आकार व ऊंचाई में स्थित भू आकारों के मध्य पाई जाने वाली संतुलन की दशा है, जो प्राकृतिक रूप से संतुलित रहती है। प्राकृतिक रूप से सक्रिय संतुलन की इस दशा में अपरदन से प्राप्त तलछट के जमाव के उपरांत भार बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप दबाव भी बढ़ जाता है। जबकि यहाँ से अपरदन हुआ है वहाँ भार कम हो जाता है। तो जहाँ से अपरदन हुआ रहता है वहाँ भार कम हो जाता है, इसलिए फिर वहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये पर्वत हो गया, पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, पर ये आंतरिक शक्तियों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। जैसे जितने भी फोल्ड माउंटेन है, और हम हिमालय का भी सुनते हैं, हिमालय की ऊंचाई अभी वर्तमान समय में बढ़ रही है। यहाँ से इस पदार्थ को पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ऊपर के द्वारा फोर्स लगा के ऊपर उठाया जाता है। इससे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है और यहाँ का पदार्थ जो है ऊपर उठ जाता है, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी का जो सतह है इससे ऊपर आ जाता है और पर्वत के निर्माण की उत्पत्ति हो जाती है, या पर्वत का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे जो है जगह खाली हो जाता है, तो यहाँ पे दबाव कम पड़ गया, यहाँ के पदार्थ ऊपर उठ के चला गया, तो यहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो गया। अब इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए क्या होता है, फिर जैसे जैसे पर्वत ऊंचाई बढ़ी तो फिर इस पे जो पृथ्वी की बाह्य शक्तियां हैं, अपरदनकारी शक्तियां हैं, अपरदनकारी शक्तियों द्वारा पर्वत का क्षय होने लगता है। और पर्वत का क्षय होने लगता है तो इससे जो मलबा उत्पन्न होता है वो फिर नदियों के माध्यम से लाके फिर सागरों में जमा किया जाता है। सागरों में जब इकट्ठा होता है तो फिर यहाँ पे दबाव बढ़ने लगता है, यहाँ पे मलबा बहुत अधिक मात्रा में आके इकट्ठा हो जाता है, सागरों के बेसिन में जमा होने लगता है, तो फिर सागरों के बेसिन पे दबाव बढ़ने लगता है, और दबाव बढ़ने की वजह से वहाँ पे दबाव बहुत अधिक हो जाता है, जिससे वहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो गया, और यहाँ का पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा ऊपर भेज दिए जाने के कारण, पर्वत निर्माण हो जाने के कारण यहाँ पे खाली हो गया, तो यहाँ पे असंतुलन उत्पन्न हो गया। तो इसी असंतुलन को फिर संतुलित करने के लिए ये पदार्थ क्या होता है, यहाँ खिसक के चला आता है। यानी दबाव बढ़ने से तापमान बढ़ा, फिर नीचे का ये क्या होता है कि ये पिघल जाता है, तापमान बढ़ने की वजह से मैग्मा का रूप धारण कर लेता है। फिर ये मैग्मा धीरे धीरे खिसक के यहाँ पे खाली स्थान जो बचा रहता है यहाँ पे चला आता है, और फिर इसका फिर यहाँ पे चला आता है। फिर इसकी वजह से फिर क्या होता है कि फिर धीरे धीरे आंतरिक शक्तियों द्वारा इसे ऊपर उठाने का कार्य किया जाने लगता है। इससे पर्वत की ऊंचाई निरंतर बढ़ती रहती है, और फिर इसी फलस्वरूप जो बाह्य शक्तियां हैं वो भी अपना कार्य निरंतर क्रियाशील हैं, निरंतर कार्य कर रही हैं। फिर इसी को वो अपने शक्तियों द्वारा अपरदित करके फिर सागरों में जमा करती रहती हैं। फिर इस पे दबाव बढ़ता है, फिर यहाँ से फिर इस प्रकार ये क्रिया जो है एक चक्र के रूप में चलता रहता है। और यहाँ पे असंतुलन, कभी कभी यहाँ पे असंतुलन, तो इन्हीं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा इस उत्पन्न असंतुलन को संतुलित करने का प्रयास निरंतर चलता रहता है। और जब पर्वत अपने अंतिम निर्माण की अवस्था में जाता है तो इसका बहुत इरोजन हो जाता है, बहुत अधिक अपरदन हो जाता है, और यह फिर एक अवशिष्ट पहाड़ी के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसे फिर ये पर्वत जो है नवीन वरित पर्वत, ये फिर ओल्ड माउंटेन के रूप में जाने जाते हैं। इसमें ना तो उत्थान होता है, ना इसका अपरदन फिर होता है, फिर वो वैसे रूप में पड़ा रहता है। इस पे जो भी आंतरिक या बाह्य शक्ति रहती है बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और बिल्कुल ये स्थिर अवस्था में पड़ा रहता है। ये पर्वत निर्माण की युवा अवस्था है, और ये बिल्कुल पर्वत निर्माण की वृद्धावस्था।
इसमें परत निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल रुक चुकी है। ये अब एक ओल्ड माउंटेन के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।